हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले तो पुष्प के नर जनन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लघु बीजाणु जनन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पुष्प के नर जनन अंग को देखें तो अगर पुष्प का नर जनन अंग एक होता है तो उसे हम पुंकेसर या स्टैमेन कहते हैं, और अगर पुष्प का नर जनन अंग ग्रुप में या समूह में होता है तो उसे हम पुमंग या एंड्रोसियम कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, एंड्रोसियम कहते हैं। ये जो पुंकेसर या स्टेमन होता है इसे हम लघु बीजाणुपर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। ये दो पार्ट से मिलकर या दो भागों से मिलकर बना होता है। ऊपर का फूला हुआ पार्ट जिसे हम एंथर या परागकोश कहते हैं, जबकि नीचे की पतली डंडी होती है उसे हम पोतंतु या फिलामेंट कहते हैं। दोनों को मिलाकर हम इसे स्टेमन या पुंकेसर कहते हैं, या स्टेमन को हम इसके अलावा हम माइक्रोस्पोरोफिल या लघु बीजाणुपर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणुपर्ण कहते हैं, जिसके अंदर लघु बीजाणु या भविष्य में पराग कणों का निर्माण होगा। यहाँ पे लिखा भी है, द मेल पार्ट आर कॉल्ड स्टेमेंस एंड यूजुअली सराउंड द पिस्टिल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट। ठीक है, ये पिस्टिल या कार्पल के या मादा जनन के चारों ओर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, ये एक भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा है कि जो पुंकेसर होता है ये दो भागों से मिलकर बना होता है। परागकोश, परागकोश का यहाँ पे नाम है पराग और कोश। पराग मीन्स परागकण और कोश माने कक्षा, मतलब एक वह स्थान जहाँ पे पराग कण रहते हैं। अब आगे का पार्ट देखें तो यहाँ पे हम देखें एंथर या परागकोश। तो इसके बारे में हमने बता दिया। परागकोश क्या है? ये वो स्थान है जहाँ पे पराग कण प्रेजेंट होते हैं या उनका निर्माण होता है। इसके अलावा फिलामेंट या पोतंतु का काम दो होते हैं, मतलब या फिर हम सीधा बोल दें परागकोश को ग्रहण करना या इसे जोड़े रखना। किससे? पुष्पासन से। मतलब एंथर और थैलेमस के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक है। द फिलामेंट होल्ड द एंथर अप एंड एंथर प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे फिलामेंट क्या करता है? एंथर को होल्ड करके रखता है, और एंथर क्या करता है? पॉलन ग्रेन्स का प्रोड्यूस करता है, उसका निर्माण करता है। ठीक है, अब आगे की संरचना अगर देखें यहाँ पे तो पॉइंट यहाँ पे बनता है, हाउ दिस पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड। मतलब यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स या परागकण का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पराग कणों का निर्माण कैसे होता है। तो पराग कण का निर्माण करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन। अब लघु बीजाणु जनन से पहले हमें यहाँ पे लघु बीजाणु धानी की या माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना हमें देखनी पड़ेगी। जब हम माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना देखेंगे तो यहाँ पे उसके पहले हम परागकोश की संरचना देखें तो हमें पता है जो परागकोश होता है, परागकोश दो पालियों से मिलकर बना होता है। इसी वजह से यह बाइलोब या द्विपालित संरचना होता है। ठीक है, इसी द्विपाली संरचना के अंदर परागकण पाए जाते हैं। अब दोनों पालियों के बीच में कुछ संयोजी ऊतक होते हैं या जिसे हम कनेक्टिव या योजी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन का निर्माण करना और उसका संग्रहण करना होता है। इसके अलावा यह दोनों पालियों को अलग करती है। और पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट, कनेक्टिव पैरेन्काइमा टिश्यू या मृदुतक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कहाँ से? मृदुतक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अब इसके अंदर हम इसको अगर हम वर्टिकल में काटते हैं या हॉरिजॉन्टल में कट करते हैं तो इसके अंदर दो पालियां होती हैं। उन पालियों को हम क्या बोलेंगे? लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। और इन्हीं लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दिस अमेजिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंथर कंटेन पॉलन सैक इन विच पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों। अब आगे की संरचना देखें यहाँ पे तो हमने बोला है कि जो लघु बीजाणु धानी होती है या माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। ठीक है, इस माइक्रोस्पोरेंजिया में की संरचना देखें तो ये 4 परतों से मिलकर बनी होती है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिडम। एपिडर्मिस सिंगल होती है, एंडोथीसियम भी सिंगल होती है, मिडिल लेयर सिंगल, डबल और ट्रिपल भी हो सकती है, और टेपिडम ये इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, जो एक परत होती है लेकिन बहुकेंद्रकीय होती है। क्या होती है? बहुकेंद्रकीय होती है।
अब ये जो बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस होती है, ये सिंगल होने के साथ साथ ये सुरक्षा प्रदान करती है, अंदर की चीज़ों की सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके अलावा अंतःत्वचा या एंडोथीसियम होती है, ये भी सिंगल होती है। इसके बाद हमारी मिडिल लेयर या मध्य त्वचा या मध्य स्तर होती है, जो सिंगल, डबल और ट्रिपल हो सकती है। और इसके अंदर टेपिडम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना होती है टेपिडम, जो सिंगल लेयर होती है, बहु केंद्र की या मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है। इसके बहुत सारे कार्य होते हैं। पहला कार्य, ये पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा ये भविष्य में एक एंजाइम निकालेगी, कौन सा, कैलेज एंजाइम निकालेगी। साथ में ये पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ माइक्रो स्पोरोपोलिन या स्पोरोपोलिन का निर्माण करती है। क्या करती है, स्पोरोपोलिन का निर्माण करती है। अब यहाँ पे हम संरचना देखें, अब हम आगे की संरचना देखें या आगे की क्रियाविधि देखें तो सीधा लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने देखा टेपिटम के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं थी, जिसको हमने स्पोरोजीनस टिश्यू या बीजाणुजन ऊतक बोला है। क्या बोला है, बीजाणुजन ऊतक। ये बीजाणुजन ऊतक जब आकार में बड़े हो जाते हैं, ठीक है, कैसे हो जाएंगे, आकार में बड़े हो जाएंगे, तब इन पर्टिकुलर एक सेल को हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल या एमएमसी या पोलन मदर सेल या पीएमसी या पराग मात्र कोशिका कहते हैं। ध्यान देना, बहुत सारे नाम हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, पराग मात्र कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी, पीएमसी, पोलन मदर सेल, बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। अब ये कोशिका क्या हो गई, ये बड़ी हो गई, मान लो कैसे हो गई, बड़ी हो गई। अब ये जब बड़ी होती है तो यहाँ पे टेपिटम के अंदर क्या होता है, कुछ पराग मात्र कोशिकाओं के साथ में एक तंतु जुड़ जाता है, जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा या जीव द्रव्य तंतु कहते हैं। ये जीव द्रव्य तंतु एक कोशिका के जीव द्रव्य को दूसरी कोशिका में ट्रांसफर करता है, जिससे यहाँ पे सेल डैमेज हो सकती है। तो यहाँ पे इस स्थिति से बचने के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका अपने चारों ओर एक लेयर बनाती है, एक परत बना लेती है, जिसको हम कैलोज लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलोज लेयर, जिसकी वजह से प्लाज्मोडेस्माटा का ट्रांसफर के थ्रू प्लाज्मा या प्रोटोप्लाज्म का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। अब आगे की कंडीशन देखें तो जो स्पोरोजीनस सेल्स होती हैं, उन स्पोरोजीनस सेल्स में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, उसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होता है। कौन सा, मियोसिस डिवीजन होता है। और एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। कितनी कोशिका, एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। ध्यान देना जो यहाँ पे जब 4 कोशिकाएं बनेंगी तो उसके ऊपर जो ग्रीन कलर की लेयर है वो कौन सी है, कैलोज लेयर है। क्या है, कैलोज लेयर। और इसके अंदर जो 4 कोशिकाएं बन रही हैं, जो 4 पुत्री कोशिकाएं या 4 डॉटर सेल बन रही हैं, उनको हम नॉर्मल माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु बोल सकते हैं। और जब ये 4 बनती हैं तो इसको हम टेट्राड या चतुष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राड या चतुष्क बोलते हैं। ध्यान देना बच्चों, प्रत्येक सेल को हम लघु बीजाणु कहते हैं और चारों को मिलाकर हम टेट्राड या चतुष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राड या चतुष्क। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन होगा। इस मियोसिस सेल डिवीजन से एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल होंगी। कितनी, 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। इन चारों को प्रॉपर मिला के हम टेट्राड या चतुष्क बोलते हैं और एक अकेली को हम लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का निर्माण हुआ है। इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। इसको और थोड़ा सा पॉइंट बना के देखें तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन 4 पुत्री कोशिकाओं को लघु बीजाणु कहते हैं। इस प्रकार से ये पूरी क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अब ये जो पोलन टेट्राड है, 4 बने हैं, ठीक है। ये पोलन टेट्राड, इनको हम नॉर्मल प्रारंभिक परागकण भी कह सकते हैं, यंग पोलन ग्रेन्स भी कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर के कह सकते हैं। ये भविष्य में डेवलप करेंगे और बड़े होंगे। जब डेवलप करेंगे तो यहाँ पे टेपिटम आएगा और ये जो एक एंजाइम को एक्सक्रीट करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलेज एंजाइम कहते हैं। ये कैलेज एंजाइम इस कैलेज लेयर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से जो टेट्राड थे, ये टेट्राड अपने फ्री हो जाएंगे, मतलब पोलन ग्रेन्स अपने फ्री हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर फ्री हो जाएंगे। भविष्य में यही माइक्रोस्पोर फिर अपने गाइनोसियम में वर्तिकाग्र पर जाएंगे। वर्तिकाग्र पर जाके परागण की क्रिया करवाएंगे। क्या करेंगे, परागण की क्रिया कराएंगे। और परागण की क्रिया के दौरान फिर यहाँ पे पराग नलिका का निर्माण होगा भविष्य में, और वहाँ से फिर निषेचन की क्रिया होगी। तो ये आगे की क्रिया हो जाती है, जिसमें हम जिसमें वो अपना टॉपिक नया बन जाता है। तो आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।
बिल्कुल सिंपल वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो में आप नॉर्मल डायग्राम से भी दे सकते हैं किस प्रकार से जो परागकण हैं ये वर्तिकाग्र पर उड़ते हुए आ रहे हैं। अब ये उड़ते हुए आ रहे हैं तो ये अपनी पर परागण की क्रिया कहलाई। कौन सी? पर परागण। परागण यहाँ पे दो प्रकार का होता है। पहले तो परागण क्या होता है, हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम ग्रुप बीजाणुजनन या मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, इसके कार्य देखें और उसके स्ट्रक्चर देखें। तो सबसे पहले ये सेपल होता है जिसको हम बाह्य दल कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये फूल को कलिका अवस्था में प्रोटेक्ट करता है। फिर ये हमारे पेटल्स होते हैं जिनको हम दल कहते हैं, जो कीटों को आकर्षित करने में सहायता करता है। इसके बाद ये हमारा मादा जननांग है जिसको हम गायनोसियम या जायांग या इस तरीके से अंडक कहते हैं। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और ओवरी जिसको हम स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कहते हैं। स्टिग्मा यहाँ पे परागकण आते हैं। स्टाइल जहाँ से होके परागनलिका गुजरती है। और ओवरी अंडाशय होता है जिसके अंदर क्या होता है, बीजांड या ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखिए, तो यहाँ पे जो बीजांड होता है इसमें एक कोशिका बड़ी हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं, ठीक है। इसमें लगातार एक क्या होता है, अर्धसूत्र विभाजन होता है जिससे एक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। ये 4 पुत्री कोशिकाएं अब धीरे धीरे नष्ट हो गई, केवल एक पुत्री कोशिका बची है, ठीक है। ये पुत्री कोशिकाओं में अब लगातार क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक विभाजन होगा, जिससे 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 बन जाएंगी। इन 8 में से 3 कोशिकाएं ये नीचे आ गई हैं, ठीक है, जिनको हम अंड सपोर्ट कहते हैं। 3 कोशिकाएं ऊपर आ जाती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। फिर 2 कोशिकाएं या मतलब कि 2 केंद्रक या एक कोशिका बीच में रहती है जिसको हम ध्रुवीय कोशिका या ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। अब वास्तव में यहाँ पे पहले केंद्रक बनते हैं। केंद्रक बनने के बाद ये आगे जाके क्या बनाएंगे, ये कोशिका का रूपांतर करेंगे, मतलब कोश इसके ऊपर कोशिका भित्ति आएगी जिसकी वजह से 3 कोशिकाएं ऊपर हो जाएंगी, 3 कोशिकाएं नीचे हो जाएंगी और एक कोशिका बीच में हो जाएगी। इस प्रकार से ये एक संरचना बन जाती है, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे हमने ये देखा है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ है जिसको हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसमें 3 कोशिकाएं ऊपर थी जिनको हमने प्रतिमुखी कोशिका बोला है, 3 कोशिकाएं नीचे थी जिनको हमने अंड संपुट या एग एपरेटस बोला है। इन 3 कोशिकाओं में से बीच की जो कोशिका होती है उसको हम अंड कोशिका कहते हैं और बगल की कोशिकाओं को हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। बीच में जो एक की कोशिका होती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, इसको हम ध्रुवीय कोशिका या केंद्रीय कोशिका कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी संरचना पूरी होती है। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने आपको गुरु बीजाणु जनन के बारे में बताया है। ये जो प्रतिमुखी कोशिका होती है ये चैलेजा एंड वाले पार्ट पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली संरचना बनती है जिसको हम पॉलीगोनम एंडोस्पर्म के